तो बच्चों कल तक हमने क्या पढ़ा था, सारे बच्चों को पता है कल तक हमने क्या पढ़ा है? बताएं बच्चों, एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। बताएं, सबसे पहली चीज सारे बच्चों को पता है, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? लिक्विडेशंस करने की दो ही तरीके हैं, पहला वॉलेंट्री, दूसरा ट्रिब्यूनल। वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? जब शेयर होल्डर अपनी इच्छा से कंपनी का वाइंडिंग अप करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री लिक्विडेशन। लेकिन वहीं हम बात करें बेटा ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल जब वाइंडिंग अप करना चाहता है, ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनी वाइंडिंग अप करने जाती है तो वहां एक पिटीशन फाइल करना पड़ती है और ट्रिब्यूनल भी वाइंडिंग अप का क्या दे सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते थे? फटाफट बोलो बच्चों कि वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। मैंने आपसे बोला था चाहे वाइंडिंग अप आप किसके थ्रू कर रहे हो बच्चों? वाइंडिंग अप चाहे आप किसके थ्रू कर रहे हो? फटाफट बताओ, चाहे ट्रिब्यूनल के थ्रू करो चाहे शेयर होल्डर के थ्रू करो, कंपनीज एक्ट के अंदर दो प्रोसीजर में से कोई भी एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगी। प्रोसीजर कौन कौन सी थी? पहली आईबीसी कोड 2016 फॉलो कर सकते हो, या फिर मैंने आपसे बोला था कंपनीज कोड रूल 2013 फॉलो करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से कोई भी रूल फॉलो करो। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगी, कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होगा, चाहे कोर्ट करे चाहे शेयर होल्डर करे, उनको एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा। वो बंदा कहलाएगा लिक्विडेटर। लिक्विडेटर सबसे पहले किसके पास आएगा? वाइंडिंग अप का ऑर्डर होते ही कहां जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल सारे बच्चों को याद होगा, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बात उठ रही थी बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कैसे बनाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट क्या होगा? तो कल मैंने आपसे बोला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं बेटा, इट इज एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू फिगर। यहां पर कुछ नहीं करना, आपको बैलेंस शीट को उतारना है, लेकिन बैलेंस शीट को उतारने के लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस हमारा क्या होगा हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सबसे पहले हम सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद फिर पेमेंट किया जाता है, आपको पता है प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद पेमेंट किया जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद पेमेंट किया जाएगा फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर का। फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर के पेमेंट के बाद मेरे बच्चों पेमेंट किया जाएगा, जल्दी बताएं, फ्लोटिंग चार्ज के बाद किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद सबसे लास्ट में शेयर होल्डर का पेमेंट होता है। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस शेयर पहले और इनको बाद में पेमेंट किया जाता है। बिल्कुल, ये सबको समझ में आना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो हेलो, बताएं बेटा आंसर। यहां तक सबको क्लियर है? और जिन बच्चों को छूटा हुआ है उनको मैंने वीडियो अवेलेबल करा दी है, कल एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आपको यहां से आपको समझ में आए। तो चलें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर वापस लौट रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हम पढ़ रहे थे कल, देखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने कहां तक कल क्लियर कर दिया था। यहां पर थे हम, मैंने कल एक क्वेश्चन जी आपको करवाया था, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट एक बार वापस से हम रिवाइज करते हैं। बताएं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले आपको कुछ लिस्ट बनाना पड़ेगी। लिस्ट क्या होगी? लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच। सबसे पहले लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर क्या लिखा जाएगा? सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। लिस्ट ए के अंदर कौन सी एसेट के नाम मैंने कल आपसे बोले थे? सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? कौन सी एसेट लिखेंगे? बच्चे कोई बोल नहीं रहा है, फटाफट बताएं कौन सी एसेट लिखेंगे? अनसिक्योर्ड एसेट। बिल्कुल अवनी बेटा, अनसिक्योर्ड एसेट यहां पर लिखी जाएगी। ओके हिमांशु, अनसिक्योर्ड एसेट मतलब वो एसेट जो किसी भी एसेट पर क्या नहीं, किसी भी लाइबिलिटी पर सिक्योर्ड नहीं है, मॉर्गेज नहीं है। बिल्कुल किसी मतलब असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ये लिखी जाएगी। लिस्ट बी। लिस्ट बी में क्या लिखते हैं? तो असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड दे आर सिक्योर्ड असेट, और साथ ही साथ इसके अंदर वो लाइबिलिटी का नाम भी लिखेंगे जो लाइबिलिटी क्या है? सिक्योर्ड, वो भी यहां पर आएगी। लिस्ट सी में क्या आएगा? लिस्ट सी में आएंगी आपकी प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। लिस्ट सी में प्रेफरेंसेस क्रेडिटर आएंगे। लिस्ट डी में आएंगे आपके कौन से? डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस। लिस्ट ई
आपकी होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की और लिस्ट एफ आपकी होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, लिस्ट जी इज इक्विटी शेयर होल्डर और सबसे लास्ट में लिस्ट एच आपकी रिजर्व सरप्लस जो आपकी डेफिशिएंसी या सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगी कंपनी के अंदर एस्टिमेटेड सरप्लस की डेफिशिएंसी क्या है और फिर लिक्विडेटर उसको कितने अच्छे से लिक्विडेट करके उस डेफिशिएंसी को कम करता है। बस ये बात बेटा यहाँ पर बनाई जाती है, ये सारी बातें सबको समझ में आना चाहिए। इतना सबको क्लियर हो गया था? बोलो। हमने कल क्वेश्चन भी किया था, सारे बच्चों को याद होगा, तो वो क्वेश्चंस वापस से निकाल रहा हूं एक बार। दैट क्वेश्चन जो हमने कल किया था, देखें ये हमारी बैलेंस शीट थी जो हमने कल की थी। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक चेंज करूंगा क्योंकि मेरे को एक पॉइंट समझाना है, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम ले रहा हूं जो हमने कल डील किया था, केवल एक पॉइंट में यहां चेंज करूंगा। देखिए दैट इज योर बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट के अंदर सारे बच्चे बताएं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बैंक लोन था, डिवेंचर्स थे, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। इनको मैं केवल क्रेडिटर वर्ड लिख देता हूं तो भी क्लियर रहेगा आपको, क्योंकि किसी पर भी वो सिक्योर्ड नहीं है। इट इज आल्सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,50,000 एक चेंज किया है। दूसरा बैंक लोन सिक्योर्ड था स्टॉक पर, और मैं आपसे बोल रहा हूं स्टॉक से रिलाइज हुआ है केवल 80,000 रुपए ही रिलाइज हुआ। ये मेरा क्वेश्चन है। अब बच्चों हमको इसको सॉल्व करना है, आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सारे बच्चे जरा मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करवाएंगे। मैं यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा हूं। सबसे पहले हम असेट की बात करेंगे। असेट को दो लिस्ट में ही लिखा जाता है, सारे बच्चों को पता है असेट को दो लिस्ट में लिखते हैं। कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट उतारना है, और हम सबको पता है वर्टिकल फॉर्मेट में इसको उतारना है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम इसको लिखने वाले हैं। बताएंगे यहां पर क्या क्या सारी चीजें सबसे पहले लिखी जाएगी, बताएं। सबसे पहले फिक्स असेट। फिक्स असेट इज अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मेरे क्वेश्चन में सिक्योर्ड असेट केवल एक ही है, कौन सा? स्टॉक। स्टॉक कौन सी लिस्ट में जाएगा? सारे बच्चे बताएं स्टॉक कौन सी लिस्ट में जाएगा? लिस्ट बी या लिस्ट बी? बोलो। लिस्ट बी, लिस्ट बी, लिस्ट बी। वेरी गुड बेटा, प्रेरणा, नमन, ऋषभ, बिल्कुल, हिमांशु, सभी लोग बोल रहे हैं लिस्ट बी में जाएगा। बिल्कुल बेटा, स्टॉक हमारा जाएगा लिस्ट बी में, लेकिन बाकी सारी असेट कहां आएंगी? लिस्ट ए। तो लिख देते हैं सबसे पहले फिक्स असेट, लिस्ट ए लिख रहा हूं मैं यहां पर। सबसे पहले लिस्ट ए की असेट लिख देता हूं, फिक्स असेट। बताएं बच्चों फिक्स असेट कितने रुपए की लिख दूं? कौन सी वैल्यू लिखूंगा फिक्स असेट की? बुक वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू? रियलाइजेबल वैल्यू ₹7 लाख। वेरी गुड बेटा, रिजर्व 7 लाख, फिक्स असेट 7 लाख। उसके बाद दे रखे बेटा डेटर। डेटर की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है, क्या मान लें बेटा? डेटर की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है, क्या मान लें? अवनी, आयुष, बताएं बेटा क्या मान लें? बुक वैल्यू। वेरी गुड बेटा, बुक वैल्यू मान लेते हैं। बुक वैल्यू इज ₹1 लाख, डेटर 1 लाख लिख दी वैल्यू। डेटर 1 लाख लिख दिया। उसके बाद है मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देता हूं, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस मेरा कितना दे रखा? 50,000 ये भी लिख दिया है। अब बच्चों सारे बच्चे बताएं लिस्ट ए का टोटल मेरा आ चुका है। लिस्ट ए का टोटल कितना हो गया? 8,50,000। ओके, 8,50,000 लिस्ट ए से मिल गया, जो असेट किसी पर भी सिक्योर्ड नहीं है, जो पेमेंट में काम आएंगी सिक्योर्ड क्रेडिटर के अलावा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद बच्चों हम यहां बनाते हैं लिस्ट बी, जो मेरे को आपको समझाना है। लिस्ट बी में हम लिखते हैं सिक्योर्ड असेट, वो हमारी थी स्टॉक, और स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ है? 80,000। तो मैंने 80,000 यहां लिख दिया है। सारे बच्चे बताएं अब इससे हम चुकाएंगे स्टॉक से। स्टॉक किस पे सिक्योर्ड है? बैंक लोन पर, तो इससे हम बैंक लोन चुकाएंगे। तो देखें जरा क्वेश्चन में बैंक लोन कितना है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बताएं। बैंक लोन है 1 लाख रुपए। देखें क्वेश्चन में बैंक लोन इज ₹1 लाख।
बताओ बच्चों, क्या सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो पाया? जल्दी से बताएं, क्या सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो पाया? नो। तो बताओ बच्चों, बाहर कितना लिखूं? अब बाहर बताएं, क्या स्टॉक की कोई वैल्यू मिल पा रही है क्या बाकी लोगों को पेमेंट के लिए? नहीं। बताओ, ये 20,000 जो नहीं मिल पाया है, निगेटिव आ गया है, बताओ ये 20,000 निगेटिव बैलेंस क्या होगा? जल्दी बताएं। हाँ, बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिए। नमन जैन बोल रहा है अनसिक्योर्ड, अवनी अनसिक्योर्ड, प्रेरणा अनसिक्योर्ड, वेरी गुड बेटा। प्रियांशु सिंह, सभी बच्चे बोल रहे हैं इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बिल्कुल बेटा, ये 20,000 आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान ली जाएंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कहां पर? लिस्ट ई के अंदर। मतलब इस नेगेटिव बैलेंस को लिस्ट ई में लिखा जाएगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई था। हम हालांकि वो लिस्टें अपने आप याद हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना लिस्ट ई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 20,000 नेगेटिव बैलेंस को, लेकिन आउटर कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। बस ये मेरे को समझाना था। जो कल क्या था, फुल्ली सिक्योर्ड हो गया था, उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया था। पैसा बच गया था तो हमने आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दिया था। बट यहां पर क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव बैलेंस आ गया है। नेगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, क्योंकि अब ये 20,000 रुपए का पेमेंट बैंक को मिलेगा तो, लेकिन उसको मिलेगा एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसको एक बार और लाइन में खड़ा होना पड़ेगा पीछे जाके। इतना सबको क्लियर हो गया? बोलो बेटा, इतना क्लियर हो गया? आशीष, नमन, प्रेरणा, ओके, वेरी गुड। चलें, इसके बाद सारे बच्चे मेरे को बताएं टोटल असेट यहाँ पर आपकी कितनी हो गई है? अगर असेट की वैल्यू निकालना तो 8,50,000। 8,50,000 के बाद अब हम पेमेंट करेंगे लिस्ट सी का। लिस्ट सी कौन सी है? इसकी है। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे लिस्ट सी इसकी है, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर की। वेरी गुड। यहाँ पर हम प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का पेमेंट लिख देंगे। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर मेरे क्वेश्चन में कितने थे? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर मेरे क्वेश्चन में थे 50,000 के, मैंने अलग से लिख दिए थे 50,000 के प्रेफरेंसेस क्रेडिटर। माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद भी मेरे पास बैलेंस बच गया है। तो कितना बैलेंस बच गया सर आपके पास? मेरे पास बैलेंस बच गया है 8 लाख का। ठीक है सर, 8 लाख रुपए का बैलेंस बच गया है। 8 लाख का बैलेंस अभी भी बच गया है। अब किसका पेमेंट किया जाएगा? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद लिस्ट डी। लिस्ट डी किसकी है? सारे बच्चों को पता है किसकी है। लिस्ट डी में क्या क्रेडिटर आते हैं? फ्लोटिंग चार्जेस क्रेडिटर। फ्लोटिंग चार्जेस क्रेडिटर जनरली डिवेंचर होल्डर होते हैं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो उनको हम फ्लोटिंग चार्ज मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास डिवेंचर होल्डर है 1 लाख रुपीस के, तो 1 लाख रुपीस के डिवेंचर होल्डर का पेमेंट हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर 1 लाख का पेमेंट करने के बाद यहाँ बैलेंस बच रहा है हमारे पास 7 लाख। 7 लाख जो बच गया, अब पेमेंट किसको किया जाएगा? जल्दी से बताएं। 7 लाख जो पेमेंट बच गया, प्रेरणा सिंह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। बेटा अनसिक्योर्ड कैपिटल नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बेटा प्रेरणा से। हाँ बिल्कुल बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा। वेरी गुड होगी। चलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं ई में कौन आएगा फटाफट बोलो? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में अनसिक्योर्ड कोई बात नहीं बेटा बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में अब मेरे पास बताएं बेटा केवल 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 क्रेडिटर के आएंगे कि और भी हैं क्रेडिटर? मेरे पास क्रेडिटर तो है कितने रुपए के? 1,50,000। तो 1,50,000 क्रेडिटर तो आएंगे ही आएंगे। बस यही आएंगे क्या कि और भी कुछ आएगा? नमन बोल रहा है हाँ सर बैंक लोन भी आएगा। वेरी गुड बेटा नमन, बैंक लोन भी आएगा। बिल्कुल बैंक लोन। कौन सा वाला बैंक लोन? कितना? पूरा लिख दूं बैंक लोन? ये पूरा 1 लाख लिख दूं? नहीं सर 20,000। वेरी गुड बेटा, श्रेयांश ऋषि बोल रहे हैं 20,000 रुपीज लिखो। बिल्कुल 20,000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया है। 20,000 रुपए। तो टोटल मिला के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे हो गए 1,70,000। 1,70,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और सारे बच्चे बताएं मेरा बैलेंस कितना बचा? बस आएगा 7 लाख में से 1,70,000 माइनस हो गए, कितना बैलेंस बचा बताएं कोई? 5,30,000। वेरी गुड बेटा, 5,30,000 का बैलेंस बचा। अब क्या करोगे 5,30,000 में? अब बताएं बेटा क्या मेरे सारे आउटसाइडर का पेमेंट हो चुका है? आउटसाइडर के पेमेंट के बाद पेमेंट चालू होता है शेयर होल्डर।
अब शेयर होल्डर में सबसे पहले हमारी लिस्ट बनेगी लिस्ट एफ, और लिस्ट एफ में आएंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्वेश्चन के अंदर दिए थे, कितने दे रखे हैं 2 लाख रुपीस, बिल्कुल 2 लाख रुपए हमको यहां से माइनस कर देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 लाख रुपीस आपको यहां से माइनस कर देना है, बिल्कुल बच्चों। तो आपने 2 लाख रुपए माइनस कर दिया है और बैलेंस बचा है अब आपके पास 3,30,000 का, 3,30,000 का जो बैलेंस है। अब पेमेंट किया जाएगा लिस्ट जी वालों को। लिस्ट जी में कौन बैठे हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, अंतिम भिखारी, इनको भी दे देते हैं। इनको चुकाना था एक्चुअल में 5 लाख, लेकिन मेरे पास केवल 3 टीसी है, तो बताओ बच्चों कितना कम पड़ जाएगा। 5 लाख रुपए इनको हम चुका रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ बैलेंस कम पड़ रहा है, बताओ कितना कम पड़ गया है। ये बैलेंस कितना कम पड़ गया है, ये भी सारे बच्चे मेरे को बता दें कितना कम पड़ गया है। 1,70,000 से कम पड़ रहा है। बताएं बेटा 1,70,000 जो कम पड़ गया है, ये हमारा क्या है, लिस्ट एच, जो हमारी डेफिसिट को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर मैं आपसे बोलूं बेटा ये मेरे रिजर्व एंड सरप्लस 1,70,000, बिल्कुल लिस्ट एच की हमारा काम खत्म हो गया है। सब कुछ हमने बना लिया है, 1,70,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बिल्कुल। आप चाहो तो मैंने आपसे बोला था इसको हम टैली भी कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के प्रॉफिट और लॉस कंसीडर किए जाते हैं। बताएं बच्चों, एक तो क्या बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन है, बैलेंस शीट में कितने गिवन है आपको दिख रहे हैं। बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस कितना गिवन था, 1,50,000 का, तो 1,50,000 का लॉस था, 1,50,000 का लॉस था। फिर यहां दूसरा आता है, फटाफट बोलो क्या, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये भी कंसीडर करके देख लो तो काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। सारे बच्चे बताएं सबसे पहले यहां पर 6 लाख की असेट 7 लाख में बिकी है, फिक्स असेट पे प्रॉफिट है। बताएं फिक्स असेट पे कितना प्रॉफिट था, 1 लाख रुपीस का। सर 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट फिक्स असेट पे था। और स्टॉक की वैल्यू में चेंज हुआ है। स्टॉक मेरे पास था बुक के अंदर 2 लाख का, लेकिन 2 लाख से केवल 80,000 ही मिला है। कितने का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सर लॉस हो गया 1,20,000 का। वेरी गुड बेटा, 1,20,000 का लॉस स्टॉक। आप देख लो, इन सबको नेट कर लो और नेट करके देखो कितना आ रहा है। तो आप देखें टोटल लॉस हो रहा है 2,70,000। 2,70,000 में से 1 लाख प्रॉफिट जाएगा, 1,70,000 रुपए का नुकसान आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये अपने आप आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो हेलो। वेरी गुड बेटा, दैट इज यूवर क्या, फटाफट बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बताएं बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर, इट इज वेरी इजी, बिल्कुल इट इज वेरी इजी, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की लिस्ट एक बार याद कराऊंगा, जरा देखेंगे ध्यान से, फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट ए और बी। बताएं बच्चों लिस्ट ए और लिस्ट बी में क्या आएगा, जल्दी बताएं। सर लिस्ट ए में सर फ्लोटिंग चार्ज वाली एसेट भी रहती है, बिल्कुल बेटा, फ्लोटिंग चार्ज वाली सारी एसेट है। क्यों, क्योंकि वो एसेट तो बेटा उस एसेट में से कोई भी एसेट फ्लोटिंग चार्ज वाले को मिल सकती है। क्लियर, फ्लोटिंग चार्ज वाली सारी एसेट है, बिल्कुल नहीं। बताएं लिस्ट ए और लिस्ट बी में क्या आएगा, जल्दी से बताएं। लिस्ट ए और लिस्ट बी में, बिल्कुल बेटा, लिस्ट ए में सिक्योर्ड एसेट आएगी। सिक्योर्ड एसेट मतलब वो एसेट जो लिस्ट ए में सिक्योर्ड एसेट आएगी, लिस्ट बी में आएगी। लिस्ट बी में अनसिक्योर्ड आएगी, लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड आएगी, लिस्ट बी में सिक्योर्ड आएगी, बिल्कुल बेटा, लिस्ट बी में सिक्योर्ड आएगी। तो लिस्ट बी देखें, लिस्ट बी क्या होगी बेटा, अगर आपने कोई लोन लिया बैंक से, फॉर एग्जांपल मान लो आपने बैंक से लोन लिया और लोन से लेकर के आपने अपनी कोई एसेट, मान लो इसने अपना मकान गिरवी रख रखा है, तो ये एसेट जो मॉर्गेज है, दैट एसेट कहां आएगी, लिस्ट बी में। दैट एसेट इज प्लेस्ड एसेट, ये एसेट जो इसने प्लेस कर रखी है ये लिस्ट बी में आएगी। तो ये मकान जाएगा लिस्ट बी में जो प्लेस्ड है, और जो प्लेस्ड नहीं है वो सब कहां आएंगी, लिस्ट ए में आएंगी, बिल्कुल। साथ ही साथ लिस्ट बी के अंदर आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर भी लिखना रहेंगे, ये बात ध्यान रखना है। लिस्ट ए और लिस्ट बी हमारी एसेट की रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं
लिस्ट ए की, तो लिस्ट असेट ए में क्या आ गई हमारी, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वो सारी असेट के नाम लिख देंगे जो यहाँ पर प्लेस नहीं है, वो कोई भी हो सकती है, कैश एंड बैंक हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, फिजिकल प्लांट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, इन्वेंटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन सारी असेट को लिखेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू लिखोगे, बुक वैल्यू लिखोगे या रियलाइजेबल वैल्यू लिखोगे? इट इज रियलाइजेबल वैल्यू लिखना है लिस्ट ए के अंदर। लिस्ट बी में हमारी कौन सी असेट आएंगी, जो असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, क्यों? क्योंकि वो असेट बेटा कौन उठा के ले जाएगा, वो ले जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, और सिक्योर्ड क्रेडिटर भेजकर सबसे पहले उससे अपना लोन चुकाएगा, उसके बाद कुछ पैसा बच गया तो वो देगा, और अगर पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है तो जितना पेमेंट नहीं हो पाएगा उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिया जाएगा। ये भी सारे बच्चों को पता है। इसके बाद लिस्ट सी में कौन से क्रेडिटर आते हैं बेटा, लिस्ट सी में प्रेफरेंसेस पेमेंट लिखते हैं। सारे बच्चे प्रेफरेंसेस पेमेंट को एक बार दोहराएंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे बेटा गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रीसीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। दूसरी चीज आती है बेटा हमारी सैलरी और वेजेस, वो कितनी रहेगी, 4 मंथ सैलरी जो विद इन 12 मंथ की है वो, और 20,000 विच एवर इज लोअर। तीसरा था हॉलीडे रिम्यूनरेशन। चौथा था बेटा आपका कंपनसेशन। पांचवा था पीएफ ग्रेजुटी बोनस वगैरह से रिलेटेड पॉइंट, और छठवां आपका था इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस, और एक और ईएसआई एक्सपेंसेस जो प्रीसीडिंग 12 मंथ के हैं। ये कुल मिला के इतने प्रेफरेंसेस पेमेंट माने जाएंगे, इनको हम लिस्ट सी में लिखेंगे। बिल्कुल। इसके बाद लिस्ट डी में आएंगे बेटा फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर। फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर में बच्चों ध्यान रखना, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर की असेट लिस्ट ए में नहीं आती है, वो अनसिक्योर्ड ही मानी जाती है, लेकिन उनको हम लिखते हैं कहां पर, लिस्ट ए के अंदर। फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर को अब पेमेंट पहले मिलेगा प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के बाद। फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर में डिवेंचर होल्डर के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उनको फ्लोटिंग चार्ज मान लेंगे, और इसके अलावा किसी और कोई लोन के बारे में लिखा है कि इट इज सिक्योर्ड बाय ऑल असेट, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज मान लिया जाएगा। इन दोनों लोन को फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर में लिख देंगे लिस्ट सी में। मैंने बोला इन जनरल क्वेश्चन के अंदर आपको डिवेंचर होल्डर होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आप लोग नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलो। बेटा लिस्ट डी में और कुछ नहीं आएगा, लिस्ट डी में डिवेंचर होल्डर भी आएंगे, और साथ ही साथ कोई जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है ऑल असेट्स पर, तो बैंक ओडी भी आ जाएगा। डिवेंचर होल्डर के अलावा अदर लोन भी आ सकते हैं। ओके बेटा, यस, हेलो, यस बेटा, समझ में आ गया। डिवेंचर होल्डर के अलावा कोई दूसरे लोन है तो वो भी यहाँ लिस्ट में आ सकते हैं। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा था, जैसे डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बताओ वो कहां लेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नमन सिंह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और कोई बच्चा अनसिक्योर्ड, प्रेरणा सिंह अनसिक्योर्ड, हिमांशु सिंह अनसिक्योर्ड, बिल्कुल सारे बच्चे अनसिक्योर्ड बोल रहे हैं, लेकिन बेटा अनसिक्योर्ड भी नहीं है। जिस क्रेडिटर का इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिटर का इंटरेस्ट उसी का पार्ट बनेगा। मतलब डिवेंचर होल्डर अगर फ्लोटिंग चार्ज में लिख रहे हो तो फ्लोटिंग चार्ज का इंटरेस्ट भी फ्लोटिंग चार्ज माना जाएगा। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर जैसे टैक्स का, टैक्स का इंटरेस्ट तो वो भी प्रेफरेंसेस होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर का इंटरेस्ट सिक्योर्ड माना जाएगा। ध्यान रखना, जितना जिस जैसे क्रेडिटर है उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी उसी हेड में आएगा। ये बात आप नोट डाउन कर लो। अब बताओ, डिवेंचर होल्डर को दो चीजें देना, एक तो उनकी कैपिटल और दूसरा क्या, फटाफट बोलो, उनका इंटरेस्ट। अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो इंटरेस्ट भी कहां पर आएगा, डिवेंचर होल्डर के साथ ही आएगा, लिस्ट डी में ही आएगा। क्लियर बच्चों, हेलो, सारे बच्चे बताएं। जैसे एग्जाम में लिखा आता है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, कहां लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इज अनसिक्योर्ड, ये प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, प्रेफरेंसेस बिल्कुल बेटा लिखा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और बैंक लोन सिक्योर्ड था तो उसका इंटरेस्ट भी कहां क्या हो जाएगा बेटा, सिक्योर्ड हो जाएगा, लिस्ट के लिए चला जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात, बोलो। तो ये थे हमारे डिवेंचर होल्डर। अब बात उठती है लिस्ट की। बताओ ये लिस्ट की क्या है, जमा पूंजी, जो ऊपर की कोई भी लायबिलिटी जो ऊपर के किसी भी लिस्ट में नहीं आ पाई वो सारी आउटसाइड लायबिलिटी कहां पर आएगी,
जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी जनरली क्या होते हैं बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे आपकी बुक्स के, वो यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो इसके अलावा बेटा हो सकते हैं कोई एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस जो प्रेफरेंशियल्स नहीं हो पाई, वो भी यहीं आएगी। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रेफरेंस, कुछ प्रेफरेंसेस हो जाएगी, बचा हुआ पार्ट अनसिक्योर्ड रहेगी, यहाँ पर आएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स और ड्यूटीज हो सकते हैं जो प्रेफरेंसेस नहीं बन पाए, वो यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा आपके कुछ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, लिस्ट बी से पूरी रियलाइजेबल वैल्यू कवर नहीं हुई, तो वो यहाँ आ जाएगी। क्लियर हुआ? बोलो हेलो। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ सारी चीजें आएंगी, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर आएंगे। दैट इज योर अनसिक्योर्ड। इसके बाद आएंगे बेटा आपके प्रेफरेंस होल्डर। प्रेफरेंस होल्डर में क्या क्या लिखोगे, तो प्रेफरेंस होल्डर में एक तो प्रेफरेंस कैपिटल आएगी इनकी पेड अप वैल्यू, साथ ही साथ अगर इनका कोई अरियर ऑफ डिविडेंड चल रहा है तो वो भी लिस्ट एफ का ही पार्ट बनेगा। क्लियर बच्चों? हेलो। तो जैसे इंटरेस्ट उसके साथ ही जा रहा है, वैसे इनका कोई डिविडेंड चल रहा है तो वो भी यहीं पर आएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो भी लिस्ट एफ का ही पार्ट बनेगा। और लास्ट वन इज इक्विटी शेयर होल्डर की लिस्ट, हमारी लिस्ट एफ जी, इसके अंदर हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, लेकिन कौन सी वैल्यू, पेड अप कैपिटल, जितना आपने पे कर रखी है तो पेड अप कैपिटल यहां लिखेंगे। इसके बाद लास्ट लिस्ट हमारी कौन सी होगी, लिस्ट एच, जिसमें आते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो वैल्यू आपको लिखना है, सारे बच्चों को समझ में आ रही है। एक तो रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो गिवन है वो, और साथ ही साथ इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी जो बैलेंस शीट के बाहर थी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। क्लियर बच्चों? हेलो। ये है बच्चों हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? हेलो। ओके, अब बच्चों में इसका एक्चुअल फॉर्म बता रहा हूं, फॉर्म कैसा है। चलो अब चला हम एक्चुअल फॉर्मेट की बात करेंगे इसकी। सर कैसा फॉर्मेट है इसका? बिल्कुल बच्चों, इसका मैं एक्चुअल फॉर्मेट अब निकाल रहा हूं। देखिए फॉर्मेट ऐसे ही, बस हमको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में जैसा फॉर्म है वैसा फॉर्मेट हमको याद करना हो। चिंता मत करें सारे बच्चे, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो फॉर्मेट अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है, देख के घबराना मत, बस हमको याद करना है, याद इजीली हो जाएगा। देखें, और फॉर्मेट में कैसा क्या लिखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कौन सा फॉर्म है बेटा? फॉर्म नंबर कल मैंने आपको समझाया था। फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म नंबर 50, कल बताएं। फॉर्म नंबर 57। वेरी गुड बेटा, फॉर्म नंबर 57, वेरी नाइस। फॉर्म नंबर 57 में फॉर्मेट जैसा है बेटा वैसा ही रहेगा, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। एक बात ध्यान रखिए, जो लिखा है आपको वो ही लिखना है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं करोगे। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको आराम से बनने लगेगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और क्या है। देखिए बच्चों, ये है हमारा फॉर्मेट। अब देखिए लिखा वैसे ही है जैसा हमने बनाया था, बट सिस्टमेटिक फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड लिस्ट एनेक्सर। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, उसके साथ में उसकी लिस्ट जो है उसके अंदर लगी हुई है। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहां हमारा एक कॉलम अमाउंट का होगा जिसमें आएगी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, जैसा कि अभी हमने बनाया था। अब यहां सबसे पहले लिखते हैं हम असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। ध्यान से लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, एक हेडिंग डालेंगे पूरी, और यहां पर बहुत सारी असेट लिख देंगे जो असेट हमको बैलेंस शीट में गिवन है और जो सिक्योर नहीं। लेकिन जब असेट लिखोगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, हम लिक्विडिटी फॉर्मेट याद रखेंगे। पहले लिक्विड असेट लिखी जाएगी, मतलब पहले कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, और बाद में फिक्स असेट्स वगैरह आएंगी। मतलब लिक्विडिटी फॉर्मेट फॉलो करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या चेंज हुआ? सबको समझ में आ गया फॉर्मेट में? हेलो आशीष, आयुष, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। लिक्विडिटी फॉर्मेट, लिक्विडिटी फॉर्मेट में भी बच्चों बैंक बैलेंस पहले आएगा, कैश बाद में आएगी। अब बोलोगे आप ऐसा क्यों? बेटा लिक्विडेटर सारी पेमेंट बैंक से करता है, तो अगर उसके पास कैश इन हैंड हुआ तो हम उसको कैश इन हैंड को बाद भी बैंक में जमा करेंगे, उसके बाद पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे, इसलिए बैंक पहले आएगा। बट सर ऑल द टाइम ऐसा ही करना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, ऑल द टाइम ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको लिक्विड फॉर्मेट में ही लिखना है, आपको प्रैक्टिस ऐसी डालना है कि लिक्विडिटी हमारी मेंटेन हो जाए, ताकि एग्जाम में हमारा एक नंबर भी नहीं कटे। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मेट में वैल्यू फिट करना है। फॉर्मेट वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, असेट माइनस लायबिलिटी करना है। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे पहले असेट जब लिख रहे हो तो लिक्विड फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर? हेलो ओके, तो हम सबसे पहले लिक्विड फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम लिस्ट बी। असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। लिस्ट बी जब बनाओगे तो वो एक टेबल फॉर्मेट में रहेगी। कौन से फॉर्मेट में रहेगी? टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट क्या रहेगा लिस्ट बी का? सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ असेट, असेट का नाम। एक कॉलम हमारा रहेगा नेम ऑफ असेट का, असेट का नाम क्या है। जैसे हमारे केस में स्टॉक था तो हम स्टॉक लिख देते, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी। उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? जैसे हमारे केस में स्टॉक था तो हम यहाँ स्टॉक लिख देते थे। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी? सर स्टॉक से रियलाइज हुआ था 80,000, अभी आपने क्वेश्चन किया था तो 80,000 लिख देते। फिर यहाँ लिखेंगे, बेटा ये फॉर्मेट आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको भेज रहा हूं, आप आराम से इसको एक बार देख लेना। अभी आप नोट डाउन नहीं करें, आप केवल समझें। ओके श्रेया बेटा? ओके, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप ही नोट डाउन हो जाएगा, केवल अभी आपको समझना है। नहीं बेटा यहाँ लिक्विडिटी फॉलो नहीं करना है, यहाँ जो असेट दे रही है उनके नाम लिख देना है, नाम लिख करके आप लिख देंगे उनकी रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी? 80,000। फिर यहाँ लिखेंगे ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन से क्रेडिटर ऐसे थे जो सिक्योर्ड थे? तो आपको पता है बैंक लोन सिक्योर्ड था, लेकिन बैंक लोन वर्ड नहीं लिखना, आपको उसका अमाउंट लिख देना है। कितने रुपए सिक्योर्ड था? 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस यहाँ लिख देंगे। तो पहला कॉलम नेम ऑफ असेट, दूसरे कॉलम में आएगा एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, और तीसरे कॉलम में आपकी आएगी ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। जो क्रेडिटर जितने सिक्योर्ड है वो अमाउंट यहाँ लिख देना है। क्लियर बच्चों? हेलो, इतना सबको समझ में आ गया? श्रेयांश, श्रेया, ओके, ये आपको लिख देना। फिर क्या होगा बताओ बेटा? असेट से 80,000 मिल रहा है, 1 लाख रुपए चुकाना है, तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा कि निगेटिव बैलेंस आ गया? निगेटिव 20,000 का। तो बस यहाँ 2 कॉलम होते हैं, एक रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंसी को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है सरप्लस को। तो निगेटिव आ रहा है तो उसको हम डेफिशिएंसी वाले कॉलम में लिख देंगे 20,000। और सारे बच्चों को पता है ये 20,000 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएगा? लिस्ट ई में। तो इसको लिस्ट ई में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी असेट हो, जैसे क्वेश्चन में दिया है प्लांट एंड मशीनरी भी सिक्योर्ड थी और प्लांट एंड मशीनरी से 2 लाख रुपए आया था, तो बच्चों क्रेडिटर जो थे वो 1.5 लाख के थे, तो बताओ फिर मेरे पास 50,000 का सरप्लस बच जाएगा, तो फिर मैं इसको सरप्लस वाले कॉलम में लिख दूंगा। इस तरह से बेटा आपको टेबल बी बनाना रहेगी। मतलब डेफिशिएंसी आएगी तो नेगेटिव बैलेंस लिख देंगे, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो उसको सरप्लस वाले लिख देना है। इस तरह से बेटा हमको लिस्ट बी को प्रिपेयर करना है। मतलब हम वैसा नहीं करेंगे जैसा हमने किया था, इस तरह से बेटा हम एक लिस्ट बी बनाएंगे। और ऐसा करने के बाद जो सरप्लस बैलेंस आ रहा है वो सरप्लस बैलेंस चला जाएगा बेटा हमारे लास्ट कॉलम में, 50,000 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि कल मैंने लिया था।
बिल्कुल बेटा, ये लिस्ट ई में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड रहेगा कि ये 20,000 रुपए लिस्ट ई में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ आउटर कॉलम में नेगेटिव बैलेंस नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? हेलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, इतना हमको क्लियर हो गया है, तो बस बच्चों यहां लिख दिया। उसके बाद फिर हमारी लिस्ट ए की असेट मान लो 10 लाख रुपए है आपकी, तो 10 लाख रुपए की लिस्ट ए का टोटल और ये जो सरप्लस आ रहा है इस सब का टोटल लगा लेंगे दोनों का, और जो दोनों का टोटल आएगा वो हमारा हो जाएगा 10,50,000। ये 10,50,000 की असेट अब आपको लिखना पड़ेगी ये किस किस के लिए अवेलेबल है, ये आपको लिखना पड़ेंगे। बताओ ये टोटल असेट किस किस के अवेलेबल है, फटाफट सारे बच्चे बताएं। अब मेरे को पेमेंट करना है प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो बस बेटा यहां हम लिख देंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड। यहां हम टोटल लगा देंगे 10,50,000। काम खत्म। क्या सारे बच्चे बताओ ऐसा आप कर पाओगे? बोलो। लिस्ट बी को सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं लिस्ट बी को फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ असेट, नेम ऑफ असेट के अंदर हम लिखेंगे स्टॉक, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू, और जो क्रेडिटर उस पर ड्यू अमाउंट था वो अमाउंट। पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस आता है तो सरप्लस और डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देना है। अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो वो लिस्ट ई का पार्ट हो जाएगी, और सरप्लस आ रहा है तो वो आउटर कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, तो चलो बच्चों, जितना हमने अभी पढ़ा है उसको हमारे क्वेश्चन में हम फिट कर रहे हैं। सर बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाएगा बेटा, होगा, मैं तुमको गारंटी देता हूं। यस होगा, बस 2 या 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ये पूरा फॉर्मेट नहीं रट जाए तो बात करो, पूरा फॉर्मेट रट जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं। कैसे बनाना है देखो, मैं अभी आपको बना रहा हूं। हमारा वाला जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन को मैं वापस से बना रहा हूं। जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है बैलेंस शीट का, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको हम हमारे इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जितना हमने फॉर्मेट पढ़ा है, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया है इसको हम फॉर्मेट में करके लिखते हैं। देखें जरा, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग डालूंगा। क्या हेडिंग डालूंगा? सर सबसे पहले तो आप एक हेडिंग डाल दो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, यहां लिख दूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले यहां एक हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके लिए बना रहे हैं, उस कंपनी का नाम। अगर हमको क्वेश्चन में दिया हो, चलो मेरे क्वेश्चन में किसी कंपनी का नाम नहीं है, यदि दिया होता तो मैं यहां लिख देता एज एट 31 मार्च, जो भी डेट दे रखी हो बैलेंस शीट की, मान लो 2021 दे रखी तो मैं 2021 लिख रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम लिख देना है, कौन सी डेट का है, कौन सी डेट का लिख देंगे। उसके बाद यहां पर हम फॉर्मेट फिल करेंगे। ये देखें, मैं यहां पर फॉर्मेट फिल कर रहा हूं। फॉर्मेट के अंदर सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे। एक कॉलम हमारा होगा एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू का, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर लिखिए। अब सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट ए। लिस्ट ए का नाम सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए। लिस्ट ए का नाम क्या है? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, हम यहां लिख देंगे लिस्ट ए असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। हेडिंग डाल दी, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। फिर सर यहां अब हम लिक्विडिटी फॉर्मेट फॉलो करेंगे। बताएं कौन सी असेट ऐसी थी हमारे इस क्वेश्चन में जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड थी? वो थी स्टॉक। तो स्टॉक को छोड़ दें, बाकी असेट की चर्चा करेंगे। कैश है,
डेटर है, फिक्स असेट। बताओ इन तीनों में सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा? सारे बच्चे बताएं सर कैश एंड बैंक का। वेरी गुड बेटा, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा कैश बैलेंस। कितना था? 50,000, इस तरह से। फिर क्या लिखूंगा? डेटर। कितना था? 1 लाख। और सबसे लास्ट में क्या लिखूंगा? फिक्स असेट। कितनी थी? 7 लाख। सेम जैसा हमने वहां लिखा था बस वैसे ही लिखा है, केवल बेटा हमने अमाउंट, इसके अलावा और कोई असेट है नहीं, टोटल लगा दी। हो गया बेटा 8,50,000। बाकी असेट के नाम नहीं लिखना है तो लिखना है। समझ में आ गया बेटा? क्या ये लिस्ट है सबको क्लियर है? हेलो, लिस्ट है सबको क्लियर है बच्चों? ओके। इसके बाद हम बनाएंगे यहां पर लिस्ट बी। क्या बनाएंगे बच्चों? लिस्ट बी। लिस्ट बी हमारी ये रही। इसके बाद हम लिस्ट बी बनाएंगे। लिस्ट बी जो बनाओगे आप, वो रहेगी आपके टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। बस यहां हमको छोटी सी एक टेबल प्रिपेयर करना रहेगी, जो हमको टेबल बनाना है इस तरह से। यहां हेडिंग डालेंगे हम लिस्ट बी, असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। यहां हम कुछ कॉलम बना देंगे। इस तरह से ये हमने कुछ कॉलम यहां प्रिपेयर कर देंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले कॉलम में लिखोगे यहां पर नेम ऑफ असेट। बताएं कौन सी असेट ऐसी थी जो हमारी सिक्योर थी, तो आपको यहां नाम लिख देना है उसका। स्टॉक। कितने रुपए रियलाइज हो रहे थे स्टॉक से? सर 80,000। कितने रुपए के सिक्योर्ड क्रेडिटर उस पर सिक्योर्ड थे? 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख रुपए यहां लिख देंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। अभी क्लियर है बच्चों? पीछे हेलो, यहां तक क्लियर है? ओके, तो 1 लाख रुपीस हमने यहां लिख दिया। अब बताओ 80 में से 1 लाख रुपए के क्रेडिटर चुकाना है तो क्या पूरा पेमेंट हो पाएगा? नहीं सर, कोई सरप्लस नहीं बच रहा है, तो यहां डैश लगा देंगे। डेफिशिएंसी आ रही है उल्टा, कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है क्योंकि इट इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी ज्यादा है। 20,000 का नेगेटिव बैलेंस आ गया, दैट इज डेफिशिएंसी आ गई। बस बच्चों यहां हम टोटल लिख देंगे इसका। टोटल तो यहां आ जाएगा 80,000, यहां आ जाएगा 1 लाख, और यहां आ जाएगा 20,000 नेगेटिव सरप्लस, कुछ भी नहीं, डैश। अगर 2 असेट होती तो एक आध असेट और लिख देते अगर क्वेश्चंस में होता तो। बिल्कुल बेटा, ये लिस्ट ई में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हमको यहां दिखाना नहीं है, लेकिन ये अपने आप चला जाएगा। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, ट्रांसफर टू लिस्ट ई, यहां आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? हेलो, सोजल बेटा समझ में आ गया? ओके, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ये हमारी लिस्ट बी बन गई। अब बताएं लिस्ट बी बहुत टफ है क्या? हेलो मयंक बेटा, और कौन कौन था जो अभी पूछ रहा था मेरे से लिस्ट बी का? अभी क्लियर है बेटा लिस्ट बी? ओके, ये बन गई हमारी लिस्ट बी। अब क्या करेंगे सर? बस यहां पर अगर कोई सरप्लस आ जाता तो उसको हम आउटर कॉलम में लिख देते, बट सरप्लस इज नॉट अवेलेबल। जैसे कल मैंने क्वेश्चन किया था, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा थी, सरप्लस आया था, मैंने आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दिया था पेमेंट में। क्लियर सर? अगर और असेट है तो नेट फिगर लिखेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, अगर दूसरी असेट और भी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लांट एंड मशीनरी होती तो प्लांट एंड मशीनरी भी यहां डाल देता। मान लो कितने की होती? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए रियलाइजेबल वैल्यू आ रही। लोन चुकाना होता मान लो 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख का लोन लिख देता, तो यहां सरप्लस आ जाता 50,000। और ये जो सरप्लस आता 50,000 बस ये आउटर कॉलम में लिख देता अगर सरप्लस आता तो। बट मेरे क्वेश्चन में सरप्लस नहीं। समझ में आया बच्चों? हेलो, हाँ नमन, क्लियर है? नमन, ओके।
बट मेरे इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैंने एक ही असेट लिखी है। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें 2-3 असेट लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना। बस बच्चों यहां अब आप एक लाइन लिखेंगे कि सिक्योर्ड असेट से कितने रुपए रियलाइज हुआ, सिक्योर्ड असेट से कितने रुपए रियलाइज हुआ। यहां लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। बताएं एस्टिमेटेड सरप्लस आया क्या क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली प्लेस्ड बोले कोई सरप्लस आया यहाँ पर नहीं सर, यहाँ सरप्लस वाले कॉलम में कुछ नहीं आया तो यहाँ नहीं लिख रहा हूं, कुछ रियलाइज नहीं हुआ। हाँ अगर यहां से कुछ आ रहा होता टोटल तो वो यहां ओके। समझ में आ गया बच्चों? हेलो ओके। अब बस अब कुछ नहीं करना, लिस्ट ए और लिस्ट बी के सरप्लस का टोटल लगाना है। हम यहां टोटल लगाएंगे, लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों का टोटल लगाएंगे। टोटल मिला के कितना हो रहा है 8,50,000। अब ये 8,50,000 की असेट किस किस को अवेलेबल है, बस उनके नाम यहां मेरे को लिखना है कि 8,50,000 किस किस के लिए अवेलेबल है। तो बताओ बेटा 8,50,000 से मेरे को केवल आउटसाइडर के नाम लिखना है, शेयर होल्डर को छोड़ के, क्योंकि शेयर होल्डर को पैसा मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइडर को देना है। तो किस किस के लिए अवेलेबल है, प्रेफरेंसेस के क्या लिखोगे, टोटल एस्टिमेटेड असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंसेस कैरेक्टर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर बच्चों? तो बस यहां पर आपको वो सारा यहां पर जो ये लिखा हुआ है एज इट इज उतार देना है कि भैया ये असेट किस किस के लिए अवेलेबल हैं, उनके नाम लिख देंगे। तो ये सारी असेट्स 8,50,000 अवेलेबल हैं किस किस के लिए, मैं यहां पर लिख दूंगा। मैं लिखूंगा एस्टिमेटेड टोटल असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड ₹8,50,000। काम खत्म। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखना, इक्विटी शेयर्स कैपिटल नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि उनको देना जरूरी नहीं है। आपको क्या लिखना है, आउटसाइडर के नाम। सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है, बस लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड। काम खत्म। लिखते बनेगा बच्चों? हेलो ओके। फिर सर फिर कुछ नहीं करना बेटा, इसके बाद यहां पर एक और चीज बनेगी असेट को लेकर के, वो रहेगी आपकी समरी ऑफ असेट। क्या बनाना है इसके नीचे आपको, समरी ऑफ ग्रॉस असेट। यहां आपको बनाना है नीचे समरी ऑफ ग्रॉस असेट। ये केवल इनर कॉलम में बनी, इसमें कुछ नहीं। जब ये बनाओगे आप तो यहां आपको लिखना है सबसे पहले तो ये जो लिस्ट बी की असेट की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो, मतलब यहां लिखेंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड थी, मतलब कौन सा, फटाफट बोलो, लिस्ट बी वाली। तो बताएं लिस्ट बी की असेट से कितने रुपए रियलाइज्ड हुए थे, सारे बच्चे बताएं लिस्ट बी से कितने रुपए रियलाइज्ड हुए थे। एक्चुअल वैल्यू, नेट वैल्यू नहीं बताएं, रियलाइजेबल वैल्यू कितने रियलाइज्ड हुए थे, 80,000, 80,000। 1 लाख का लोन चुका के वो निगेटिव चला गया था, लेकिन 80,000 तो रियलाइज्ड हुए थे कि नहीं। तो बस ये 80,000 यहां लिख देंगे और फिर लिखेंगे अदर असेट्स। बाकी की असेट से कितना मिला था, तो अदर असेट मतलब लिस्ट ए, लिस्ट ए से कितना मिला था, तो लिस्ट ए से मिला था, ऊपर देख लें लिस्ट ए से मिला था 8,50,000, तो 8,50,000 यहां लिखते हैं। और बस बच्चों यहां इसका टोटल इनर कॉलम में लिख देना है। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक मैं बाद में समझाऊंगा, बस अभी आपको टोटल लिख देना है। इसका यूज क्या होगा मैं समझाऊंगा बाद में। टोटल लगा देना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9,30,000। काम खत्म। क्या ये बच्चों सबको क्लियर हो गया, बोलो हेलो। पेटना, अवनी, सोजल, आयुष, पार्थ,
नमन। ये था बच्चों हमारी असेट की लिस्ट। आधा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारा बनके तैयार हो गया। अब बताओ इतना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा। बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, लिक्विड फॉर्म। लिस्ट बी बनाएंगे। लिस्ट बी में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ असेट, एस्टिमेटेड रियलाइज्ड वैल्यू, उनके सिक्योर्ड कैरेक्टर, डेफिशिएंसी, सरप्लस निकालेंगे। सरप्लस आ रहा है तो आउटर कॉलम में लिख देना है, डेफिशिएंसी आएगी तो लिस्ट ई में चली जाएगी। फिर ये टोटल लगा लेंगे लिस्ट ए और लिस्ट बी का, लिख देंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंसेस कैरेक्टर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड सिक्योर्ड कैरेक्टर। फिर समझिए आप असेट बना लेंगे ए और बी की रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है बच्चों? हेलो हेलो, ठीक बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, ये भी असेट का टोटल है और ये भी असेट का टोटल है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? बोलो इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि ये 8,50,000 जो है ना, ये बैलेंस है आफ्टर पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 80,000 का बैलेंस लिखा ही नहीं, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट में काम आ गया। और ये जो दे रखा है टोटल पेमेंट है, मतलब ये टोटल असेट रियलाइज्ड है, मतलब इसमें से कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ है। बस इतना फर्क है। क्लियर? हेलो, बस दोनों में इतना फर्क है, इसलिए बेटा दोनों यहां डिफरेंस आ रहे हैं, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। चलो तो ये हमने बना लिया है। इसके बाद अब लिखना चालू करेंगे हम लायबिलिटी। तो अब यहां आपको एक हेडिंग डालना है, लायबिलिटी बीचों बीच। और जब लायबिलिटी लिखेंगे तो लायबिलिटीज के केस में आपको एक अमाउंट का कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में भी चालू कर देना है। मतलब अब अमाउंट दोनों साइड आएगा। कहां कहां आएगा दोनों साइड? सर सारे बच्चे बताएंगे दोनों साइड कहां कहां आएगा। फटाफट फटाफट देखेंगे अच्छे से। कहां कहां? लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। क्लियर? हेलो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों जगह हम लिखेंगे। बच्चों मेरे को बताएंगे फटाफट फटाफट। यहां लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। यहां क्या लिखेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी। और यहां नेट जो हमारा आएगा वो आएगा ही आएगा। तो अमाउंट के दो कॉलम चलेंगे लायबिलिटी में, एक ग्रॉस का और एक नेट का। ये दो कॉलम एक साथ हमको चलाना रहेंगे। अब कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर सारे बच्चे मेरे को बताएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर कहां पाए जाते हैं? सर लिस्ट बी में। बताएं इनका पेमेंट करना है कि हो चुका है? जल्दी जल्दी बताएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना है कि हो चुका है? बोलो। सर हो गया है। हो गया है तो बस बेटा यहां कुछ नहीं लिखना, डैश लगा देना है। बस लिखना जरूर है, बस डैश लगा देंगे। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है। ये बात सबको क्लियर हो गई है? बोलो। लेकिन कितना पेमेंट हो गया है सिक्योर्ड क्रेडिटर का? अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी बताओ कितना पेमेंट हो गया है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो कोई मेरे को बताएगा कितना पेमेंट हो गया है? सर 20,000 बाकी है। तो 20,000 नहीं लिखना है, जो पेमेंट हो गया है बस वो लिखना है। कितना पेमेंट हो गया है बेटा? ये आपको दिखाई देगा यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस। बताओ कितना पेमेंट हो गया है? 1 लाख पेमेंट पूरा हो गया है कि 80,000 हुआ है? सारे बच्चे बताएं। सर 1 लाख के क्रेडिटर थे, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस नहीं, इन दोनों का 1 लाख के क्रेडिटर थे, 20,000 रुपए लिस्ट ई में चले गए हैं। तो बताओ कितना पेमेंट हुआ है? जल्दी से बताएं। 1 लाख रुपए के क्रेडिटर थे, मैंने आपसे बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 1 लाख के क्रेडिटर थे, उसमें से 20,000 लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड बन गए, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर केवल कितने कहलाएंगे? 80,000। बिल्कुल बच्चा, तो बस ये 80,000 ग्रॉस वाले कॉलम में लिख देना है। जितना पेमेंट हो गया है उतना यहां लिख देंगे ग्रॉस वाले, लेकिन नेट वाले कॉलम में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। क्लियर? हेलो, लिखते बनेगा।
तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर लिखेंगे। अब बताओ सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद अब कौन सी लिस्ट लिखते हैं, फटाफट बोलो। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद अब हमारी एक लिस्ट आएगी नेक्स्ट, कौन सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। तो अब हम लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यहां पर हमारे फॉर्मेट में अब आएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बच्चों, लिस्ट सी वाले। अब हम लिख देंगे यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी के। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में हमने निकाल के रखे थे। कितने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे बच्चों, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे 50,000 के। तो बस ये 50,000 यहां लिख देना है आपको, 50,000 रुपए, और 50,000 ग्रॉस वाले कॉलम में भी लिख देना है, दोनों साइड जितने भी थे। बस यहां हम नेगेटिव लिखेंगे, ग्रॉस वाले में पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि यहां हम पेमेंट कर रहे हैं। तो बस यहां पेमेंट कर देंगे। सारे बच्चे बताएं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद कितने रुपए की असेट बच जाएंगी, बस वो निकाल लेंगे। 8 लाख में से 50,000 का ये भी पेमेंट हो जाएगा, तो 8 लाख रुपए बच गए। अब ये 8 लाख किस किस के लिए अवेलेबल है उनका नाम लिख देंगे। अब बताओ अब ये 8 लाख किस किस के लिए बचे। अभी तक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हुआ था, तो ऊपर हमने लिखा था असेट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, फ्लोटिंग चार्जेस और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बताओ बेटा अब पेमेंट केवल किसको करना है, 50,000 का पेमेंट करने के बाद डिवेंचर होल्डर, फ्लोटिंग चार्ज का और अनसिक्योर्ड का। तो अब लिखेंगे यहां पर हम एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कितने रुपए, 8 लाख। काम खत्म, क्लियर, हेलो, ये अमाउंट लिख दिया। अब बच्चों अब क्या लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे हम लिस्ट डी। लिस्ट डी कौन होगी हमारी, लिस्ट डी होगी डिवेंचर होल्डर, secured by floating charge। लिस्ट कौन सी, डी। हमारे क्वेश्चन में कितना था, हमारे क्वेश्चन में थे सर 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स। देखें ऊपर 1 लाख के डिवेंचर्स थे शायद, ये बस यहां आप लिख देंगे 12% डिवेंचर्स, 1 लाख। अगर इनका कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख देते हैं। हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नहीं लिखा। टोटल मिला के कितना आ जाता, 1 लाख। तो 1 लाख यहां लिखते हम नेगेटिव, यहां लिख देते पॉजिटिव। काम क्लियर बच्चों, हेलो। अब बताओ बच्चों ये माइनस करने के बाद अब आपके पास असेट कितने की बच गई, 8 लाख में से 1 लाख चला गया, कितने का बैलेंस बच गया, 7 लाख। सारे बच्चे बताएंगे अभी 7 लाख किसके लिए अवेलेबल है, 7 लाख। अब केवल कौन बच गया बताओ बेटा, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर का भी पेमेंट हो चुका है आउटसाइडर में। अभी 7 लाख में कौन बच गया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच गए। बस बेटा आप मेरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहां लिखना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए मैं 2 लाइन लिखूंगा, या तो मैं ये लिख दूं असेट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, या ऐसा भी लिख सकता हूं कि एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के पेमेंट के बाद बचा हुआ सरप्लस, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो हमसे ये बोल रहे हैं कि आपको यहां ये लिखना है एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के बाद बचा हुआ सरप्लस। यहां पर क्या लिख देना है, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर। अगर नेगेटिव बैलेंस आता तो हम डेफिशिएंसी लिख देते, सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस लिख देंगे। एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के पेमेंट के बाद बचा हुआ सरप्लस या डेफिशिएंसी कितना बच गया, 7 लाख, वो लिख दिया। और अब बताओ, अब यहां मेरी आएगी कौन सी लिस्ट, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। अब सर आप यहां बनाओगे लिस्ट ई, किसकी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। तो यहां लिखोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। और अब यहां आप बताओगे सबसे पहले तो
कौन से क्रेडिटर जो आपने ऊपर छोड़ दिए थे, कितने के, 20,000 के, 20,000 रुपए यहां लिखेंगे सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट बी वाली डेफिशिएंसी कितने रुपए, 20,000, ये यहां आ गई। और उसके अलावा क्या थे हमारे पास, क्रेडिटर थे जो हमारी बुक्स में आ रहे थे। कितने रुपए के क्रेडिटर हमारी बैलेंस शीट में थे, 1,50,000 के, 1,50,000 यहां लिख देंगे। बच्चों अब टोटल मिला के कितना हो गया आपको समझ में आ गया होगा। टोटल क्रेडिटर हो गए मेरे 1,70,000 के, तो 1,70,000 यहां से माइनस, 1,70,000 यहां पॉजिटिव। इस तरह से आपको लिख देना है। अब बच्चों बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो हेलो। बस ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब यहां आपको वापस से बैलेंस निकालना पड़ेगा। और अब सारे बच्चे बताएंगे ये जो बैलेंस आ रहा है अब ये मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, बोलो हेलो। कितना बैलेंस बच रहा है, 7 लाख में से 1,70,000 का बैलेंस चला गया बच्चों। कितना बैलेंस बचा, 5,30,000। तो 5,30,000 को अब मैं यहां लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एस्टिमेटेड सरप्लस। अगर मेरे पास सरप्लस बच रहा है लिख दूंगा एस्टिमेटेड सरप्लस। अगर मेरे पास सरप्लस है लिख दूंगा एस्टिमेटेड सरप्लस। एस्टिमेटेड सरप्लस, अगर मेरे पास सरप्लस है तो सरप्लस एज रिगार्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद बचा हुआ सरप्लस, ये लिख देना है। बोलो करते बनेगा, हेलो। यहां तक क्लियर है बच्चों, ओके। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना बच्चों। ये जो ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल आ रहा था, इन चारों लाइबिलिटी का, मैंने बोला था लाइबिलिटी 4 तरह की होती है, इन चारों लाइबिलिटी का यहां टोटल भी लगा लेना है। बताएं बच्चों कितने रुपए का ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है, यहां आपको उसका टोटल भी लगा लेना है। कितना टोटल आ रहा है फटाफट निकाल के बता दो। 80 + 50 + 1 लाख + 170, बताएं टोटल मिला के कितना हो गया, लगा लें टोटल सर। 4 लाख, 8 लाख + 50,000 बेटा + 1 लाख + 1,70,000। बच्चे बोल रहे 4 लाख, ओके तो मैं यहां लिख देता हूं 4 लाख। और यहां बेटा अब आप टोटल टैली करोगे, ग्रॉस असेट में से ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस करके देखो, यही बचेगा। ग्रॉस असेट ये थी बेटा आपकी 9,30,000, तो यहां लिखो 9,30,000। 9,30,000 में से ये टोटल लाइबिलिटी कितने की है, 4 लाख की, इंक्लूडिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर, माइनस करके देखो तो आपका ये बैलेंस यहां टैली करना चाहिए। ये इसलिए बेटा समरी ऑफ ग्रॉस असेट बनाई थी। अभी क्लियर हो गया समरी ऑफ ग्रॉस असेट क्यों बनाई थी, बोलो। ये समरी ऑफ ग्रॉस असेट में से आप ये क्रॉस लाइबिलिटी माइनस करोगे, ये टैली होगा 5,30,000 यहां आके। इज दैट क्लियर बच्चों, हेलो। बस अब लास्ट काम, सर लास्ट काम क्या करना है, लास्ट काम अब आपको यहां पर लिखना है आपकी इशूड एंड कॉल्ड ऑफ कैपिटल। काम खत्म हो जाएगा। यहां पर लास्ट काम जो आपको करना है, अब आपके मेंबर्स के नाम आपको लिख देना है। एक इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में क्या क्या, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे, वो लिस्ट एफ में लिखेंगे। वो कितनी थी हमारे क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर आ रही 2 लाख, इक्विटी थी 5 लाख की, बस ये लिख देंगे यहां पर। ये लिख देंगे 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नेगेटिव, इक्विटी थी 5 लाख की, 5 लाख की इक्विटी लिख देंगे। बस जैसे ही आप ये दोनों लिखेंगे तो यहां पर प्लस या माइनस जो भी बैलेंस आएगा वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस का डेफिशिएंसी लिस्ट एच रिप्रेजेंट करेगा। कितना आ जाएगा, घटा देंगे बेटा 5,30,000 माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख, कितने रुपए का बैलेंस बच गया, बोले 1,70,000 नेगेटिव बैलेंस।
और ये 1,70,000 ही हमारी लिस्ट एच होगी। बन के तैयार हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, काम खत्म। बताओ बच्चों, क्या ये क्लियर हुआ सबको? ऋषि, सोजल, बताएं बेटा, सबको क्लियर हो गया? पलाश, ओके, नीरा, पार्थ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। कुल मिला के बेटा ये हमारा फॉर्मेट है। तो आप खुद सोचें बच्चों, ये फॉर्मेट छोटा सा है, कुछ नहीं, हमको केवल नाम याद रखना है। लिस्ट ए असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, लिस्ट बी एक टेबुलर फॉर्मेट में बनेगी, लिस्ट सी हमारी वही है बेटा प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, लिस्ट डी हमारे डिवेंचर होल्डर है, लिस्ट ई वही है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और बाकी इक्विटी और प्रेफरेंस की लिस्ट है। हमको करना क्या है, हर बार जो हम माइनस करके बैलेंस बचाएंगे बस उसमें लिखना है एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए अवेलेबल है, एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, बस वो लिखना है। बाकी लिस्ट के नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा इस फॉर्मेट के अंदर। ये है आपका फॉर्मेट और ये आता है बनाने में एग्जाम में बेटा 12 मार्क्स का। क्लियर हुआ बच्चों? बोलो हेलो। वेरी वेरी गुड, इस तरह से आपको बनाना है। मैं आपको ये फॉर्मेट आपका पीडीएफ भेज रहा हूं आपके ग्रुप पर, आराम से इसको एक बार देखना। कल से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियरिटी बन जाएगी। 2 या 3 क्वेश्चन के बाद ये फॉर्मेट आपको रट जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके, कल छुट्टी है बिल्कुल, परसों मिलेंगे मंडे को, ठीक है? बाय बाय, बाय बच्चों।